स्वागत है आप सबका स्पीड पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। दोस्तों वैदिक काल से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सबको मैंने इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल जिसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला पॉइंट्स कहता है कि आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैक्स मुलर नामक इतिहासकार के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेदों से ही इस सभ्यता की संपूर्ण जानकारी मिलती है, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा गया है, यानी कि वैदिक सभ्यता की भी संज्ञा इसे दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कुलीन अथवा श्रेष्ठ। अगला पॉइंट्स कहता है कि वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आर्य द्वारा विकसित की गई जो सभ्यता थी वह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसे आप बिल्कुल ही नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी जो नदी थी वह सिंधु नदी ही थी। आगे कहता है कि सरस्वती जो नदी थी वो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी, जो बाद में मरुस्थली में विलुप्त हो गई। अगला पॉइंट्स कहता है कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मात्र एक बार हुआ है, वहीं यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जबकि सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट्स कहता है कि घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वह लोहा थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आर्य लोहे को श्याम अयस्क तथा तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। आगे कहता है कि आर्यों की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वह 5 भागों में बांटी गई थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। अगला पॉइंट्स कहता है कि जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक भी बार नहीं मिलता है। अगला पॉइंट्स कहता है कि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने हेतु समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सभा श्रेष्ठ तथा संभात लोगों की संस्था थी। अगला पॉइंट्स कहता है कि सभा एवं समिति दोनों संस्था जो थी वो राजा को सलाह देती थी। इन्हें राजा को चुनने और पद से हटाने का भी अधिकार था। आगे कहता है कि युद्ध के समय रणभूमि में सेना का जो नेतृत्व था वो राजा ही करता था। अगला पॉइंट्स कहता है कि वेदों की कुल संख्या 4 है, वहीं वेदांगों की कुल संख्या 6 है, महापुराणों की कुल संख्या 18 है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अगला पॉइंट्स कहता है कि आर्यों ने युद्ध के लिए गविशिष्ट शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 रज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है। पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जीत जो है वो सुदास की हुई थी। आर्यों का समाज 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पाषाण काल में ही करा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वैदिक काल में विधवा स्त्री को मृत पति के छोटे भाई यानी अपने देवर के साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। अगला पॉइंट्स कहता है कि
ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट है कि आर्यों का मुख्य जो पेय पदार्थ था वह सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। नेक्स्ट कहता है कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य जो साधन थे, संगीत, जुआ या पासा खेलना, घोड़दौड़, रथ दौड़ अथवा शिकार करना, ये जो थे आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि अगला पॉइंट कहता है कि वैदिक आर्यों की सभ्यता के अध्ययन के लिए ऋग्वेद सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ है। आगे कहता है कि वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इसका पाठन करने वाले को होता कहा जाता था। अगला पॉइंट्स कहता है कि यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यह गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यह 2 भागों में विभक्त है: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद को तत्कालीन भारत की गायक विद्या का जो श्रेष्ठतम उदाहरण है उसे माना गया है। वहीं बात करें अथर्ववेद की, तो इस वेद में पवित्र जादू टोना, मंत्र, रोग निवारण, औषधि की जानकारी सहित विवाह, प्रेम, राजभक्ति आदि विषय सम्मिलित हैं। चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसका संबंध जो है चिकित्सा से है। धनुर्वेद की बात की जाए तो इसका जो संबंध है अस्त्र शस्त्र बेचना, चलाना या उसमें कुशलता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन किया गया है। गंधर्ववेद में गायक, नृत्य आदि का वर्णन किया गया है। वहीं शिल्पवेद की बात की जाए तो इसमें शिल्प कलाओं का वर्णन है। अगला पॉइंट्स कहता है कि उत्तर वैदिक काल में राजद्रोह को सबसे गंभीर अपराध माना जाता था और इसके लिए ब्राह्मणों तक को भी कठोर दंड दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उपनिषदों तथा यजुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है दोस्तों, ये इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट्स कहता है कि राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस काल में ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण तथा महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गोत्र नामक संस्था जो है उत्तर वैदिक काल में ही अस्तित्व में आई। अगला पॉइंट्स कहता है कि स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है और संस्कारों की कुल संख्या की बात की जाए तो 16 है। वहीं अगला पॉइंट्स कहता है कि भारत के सभी दर्शनों में संख्या दर्शन सर्वाधिक प्राचीन है। वहीं आगे बात की जाए तो सावित्री को सूर्य की पुत्री भी कहा गया है और मनुस्मृति में 10 यमों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इस ग्राफ में दिया गया है कि पहले जो नदी थी उसका प्राचीन नाम क्या है और अभी आधुनिक नाम क्या है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सिंधु नदी का आधुनिक नाम बात करें तो सिंधु नदी ही है। बिस्तरा का आधुनिक नाम झेलम है। गोमती का आधुनिक नाम गोमल है और सदा नीरा का जो नाम है वो गंडक है और बिपाशा का जो नाम है वह ब्यास है। दोस्तों बिपाशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। प्रुसनी का आधुनिक नाम रावी है। सतुद्री का सतलज और आस्किनी का चिनाव। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो पहला है प्रशंसनीय विवाह। पहला है ब्रह्मा विवाह। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह समाज के सामने करना। दूसरा है देव विवाह। यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना। तीसरा है आर्य विवाह। कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य के लिए 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना। तीसरा है प्रजापत्य विवाह। वर द्वारा कन्या के पिता से उसकी कन्या को मांगकर विवाह करना। इसमें दूसरा आता है निंदनीय विवाह। पहला कहता है कि असुर विवाह। धन के बदले कन्या के पिता के द्वारा उसकी बिक्री करना।
दूसरा कहता है कि गंधर्व विवाह, प्रेम या कामुकता के वशीभूत होकर किसी कन्या अथवा पुरुष द्वारा विवाह करना। तीसरा है पेचास विवाह, सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास करना। और चौथा है राक्षस विवाह, किसी कन्या को छीनकर उसके साथ बलपूर्वक विवाह करना। वैदिक काल से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। तो इसका एक टेस्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें।